नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का संचयन भाग 2 का तीसरा भाग यानी कि जो हरिहर का पाठ है उसका तीसरा भाग पढ़ेगी। पाठ के कवि मिथिलेश्वर है, वो हरिहर काका के पास में रहने वाला लेखक कथाकार है। तो हम जो इससे पहले 2 भाग में पढ़ा है उसमें थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। तो जो लास्ट भाग में सेकंड पार्ट में जो पढ़ा था कि दोनों ओर से जमीन हड़पने के लिए कोशिश हो रही है, प्रयत्न हो रहा है। जो हरिहर काका के घर में जो घटना हुई, पति जाने के बाद जो खाने की बात हुई, और तब हरिहर काका गुस्से में घर बाहर निकल कर तब महंत ने उचित समय पर मौका देकर उसकी अवभगत, उसकी सेवा की, अच्छे से भोजन बनाए, बहुत समझाया कि स्वर्ग में तुम्हें जगह मिलेगी, पुष्पक विमान लेने आएगी, क्योंकि इस स्वार्थ के लिए है। और सामने इस घटना का पता चलते ही तीनों भाई जब ठाकुरबाड़ी आए, और ठाकुरबाड़ी आने के बाद उसे जो हरिहर काका को ले जाते घर पर, और फिर जो परिवर्तन हुआ, 5 बहु हुई, यानी कि 3 भाई की और 2 भतीजे की, हरदम उसकी सेवा के लिए तत्पर है। एक मांगोगे तो 4 हाजिर, जैसे कहते हैं दूध मांगोगे तो पानी मिलेगा। तो ये बदलाव हुआ, ये हरिहर काका के चलते हुए बदलाव हुआ, ऐसा मानते हैं। और उसी कारण हरिहर काका के प्रति जो ठाकुरबाड़ी के महंत है और दोनों के बीच में जो एक अटूट रिश्ता बनता है, मतलब उसके प्रति मान बढ़ता है महंत के प्रति। और तब यहाँ तय होता है, निष्कर्ष होता है कि दोनों पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि आज स्वार्थ ही सगा है, जमीन की लालच है। भाइयों को भी जमीन चाहिए और ठाकुरबाड़ी को भी जमीन चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं 9 पेज से। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते हैं और न ना, कि दोनों को, क्योंकि अभी हमने पिछले भाग में दिया था कि जमीन नाम कर देने के बाद गांव में ऐसे 2-3 घटनाएं हैं, ऐसे किस्से हैं कि बाकी का जीवन उसका कुत्ते सा कटने लगता है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है, उसे पूछने वाला भी कोई नहीं रहता है। इसलिए निश्चय किया है हरिहर काका और कवि ने कि जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करना है। इसलिए न हाँ कहते हैं और न ना, और ना कहकर भी वो महंत जी को दुखी करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही है अभी जो घटना के बाद, क्योंकि जो पहले जो घटना हुई थी उसमें उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन आश्रम में जाने के बाद, ठाकुरबाड़ी के जाने के बाद फिर से उसकी सेवा होने लगी है। वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है नहीं, क्योंकि निश्चय कर लिया था ना कि जमीन जीते जी किसी के नाम करना नहीं है, लहा नहीं कहना है, क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी है। और इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। जागरूक मतलब जो उस गांव में घटना हुई वो देख लिया था। पर बीतते समय के अनुसार समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, चला जा रहा है, और महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही है। यानी कि अब हरिहर काका अपने भाइयों के साथ रहते हैं तो शायद जमीन उसी के नाम लिख दे। इसलिए ठाकुर के जो ठाकुरबाड़ी के महंत है वो चिंतित हो गए हैं, और जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। यानी एक बार हरिहर काका को पकड़ लिया था, अपने पक्ष में कर लिया था, अब धीरे धीरे हरिहर काका उसकी पकड़ से, जो चुंगाल से मुक्त हो रहे, ऐसा उसे एहसास हो रहा है। तो महंत जी इसी बात को सहन नहीं पा रहे थे, उससे सहन नहीं हो रहा था। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है, यानी कि क्या करूं मैं, जमीन भाई को लिख दूं तो पुण्य नहीं मिलेगा, अगर ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दूं तो भाइयों के साथ अन्याय होगा। ये बड़ा धर्म संकट में फंस गया है। एक और चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया, रक्त का, खून का जो रिश्ता है, मोह माया में बंध जाता है। और इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने की अतिरिक्त अलावा दूसरा कोई विकल्प रास्ता नहीं है। अब महंत ने सोचा कि हरिहर काका का अपहरण कर ले, बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा, अपहरण करके जबरदस्ती हम जमीन लिखवा लेंगे और धीरे धीरे उसको मना लेंगे, हम स्वयं राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा।
और महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के थे, प्रकृति नेचर के, लड़ाई करने वाला, दबंग गुंडागिरी करने वाला आदमी है। अपनी योजना प्लान को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए कि किस प्रकार किस वक्त हरिहर काका का अपहरण कर ले। हम ये पूरी योजना बनाई। हालांकि ये सब गोपनीयता चुपके से किसी को पता भी न चले का निर्वाह करते हुए, ध्यान रखते हुए ही वह कर रहे थे। और हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तनक जरा भी आहट न आए, पता भी न चले कि ऐसी घटना हो सकती है, ये भनक तक नहीं लगे, उसी प्रकार चुपके से काम किया। बात अभी हाल की है। आधी रात का आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षगर भाला, गंडास और बंदूक, मतलब हथियार, भाला है जैसे गंडास तलवार जैसा है, ढाल से लेस मतलब सज्ज, एकाएक हरिहर काका के दालन पर आ धमके, आ गिरे। रात के आधी रात को 12 बजे के बाद साधु संत और गांव वाले उसके जो पक्ष में है वो हरिहर काका के आंगन में आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित सहन न हो सके सा आघात, क्योंकि पता भी न हो और कोई पीछे से वार कर ले, ये हमले के लिए तैयार भी नहीं थे। स्वाभाविक है कि रात का समय ही है, अगर पता हो तो हथियार भी इकट्ठा रखे, जागते रहे, इससे पहले कि वे जवाबी यानी सामना कर सके, ठाकुरबाड़ी के मांग का जो सामना कर सके, कार्यवाही कर सके और गुहार लगाकर चिल्लाकर आसपास के लोगों को बुलाए, गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाना, इकट्ठा करना कि हरिहर काका के भाइयों के पक्ष में जो लोग हैं उसको इकट्ठा करे। तब तक तो आक्रमणकारी यानी साधु संत महात्माओं उनको हरिहर काका को पीठ पर लाद कर कंधे पर उठाकर चंपत हो गया, यह मोहरा है, हरिहर काका को उठाकर भाग गए। तो गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, क्योंकि रात का समय था, अचानक ऐसी हो गया और फटाफट भाग गए, ना सुनी थी ना देखी थी। फिर भी सारा गांव जाग गया। तो बाद में जब वो चिल्लाहट हुई, क्या घटना हुई, तब शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, यानी कि हरिहर काका के भाई के जो पक्ष में लोग हैं वो लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। आहट दुखी होना है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक साधु संत है, महात्मा है, तो ये ठाकुरबाड़ी की जो इज्जत का सवाल है, स्वार्थ का सवाल है यहाँ पर। तब ये बात उसे बुरी लगती है और आहट लेते हैं। तब हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले, रात के समय में ही निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का ही काम है। वे मई दल बनाकर, बल शक्ति ताकत ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे, मतलब सभी भाइयों दल बनाकर शक्ति के साथ ठाकुरबाड़ी के दरवाजे पहुंचे। तो वाकई की पहले से प्लानिंग था। तो वहां खामोशी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम सन्नाटा, खामोश, शांत, एक चिड़िया भी न फरकती हो, छोटा सा आवाज भी न आए, ऐसे एकदम खामोशी और शांति नजर आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था, जो मेन दरवाजा था वो उसने बंद कर दिया था। वातावरण में रात का सन्नाटा, एकदम चुपी, शांति और सुनापन, सुनसान व्याप्त मिला। उन्हें लगा ये काम महंत का नहीं है, क्योंकि प्लानिंग से काम किया था, इसलिए माहौल ऐसा खड़ा कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मन में ऐसा हुआ कि शायद ये काम महंत का नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बाहर के डाकुओं का भी हो सकता है। वे तो हर जाने की मोटी रकम, दंड हर जाना, कहते हैं ना कि इतना रुपये दे जाओ और अपने भाई को ले जाओ। तो हर जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेगी, मुक्त आज़ाद करेगी, छोड़ेगी। अब खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते, यानी कि अब उसने सोचा कि शायद डाकू भी हो सकते हैं, उठा के ले गए हो। अब दूसरी ओर दिशा में, दूसरी तरफ प्रस्थान करते, जाने का प्रयत्न करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित 3-4 लोगों की सम्मिलित आवाज, किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी, यानी कि अंदर अभी 3-4 लोग जाग रहे हैं, 3-4 लोग बातें कर रहे हैं, ऐसी आवाज सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए,
हाँ अब पक्का हो गया कि इसमें ही है, कान खड़े होना, सावधान होना, मोह हो रहा है। उन्हें यकीन हो गया कि हरी काका इसी में है, अब पक्का हो गया, क्योंकि रात में कोई जागते नहीं है। लेकिन ये तो 3-4 लोग बात है, जागते तो अकेला भी हो सकता है। अब क्या सोचना है, वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे, आवाज करने लगे, और उसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थरों के ऊपर गिरने लगे, क्योंकि पहले से प्लानिंग किया हुआ था। तो ऊपर से छत पर से पत्थर फेंकने लगे, और यहाँ पत्थर जो गिरते हैं तो लगते हैं। तब वे तितर बितर होने लगे। अब जो हरियर काका के पक्ष में जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे और अपने हथियार संभाले, सावधान हो गए। और लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। अंदर से ही बंदूकें चलाने लगे, फायरिंग शुरू कर दी। तब एक नौजवान के पैर में गोली लग गई। एक नौजवान है, वो युवान है, घायल हो गया, वो गिर गया। उसके गिरते ही हरियर काका के भाइयों के पक्ष पर भाग चले, क्यों खामोखा में भी गोली नहीं खाना है। एक युवान जो गिर गया तो बाकी अन्य साथीदार थे वो भाग गए। अब सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए। अब जो गांव वाले थे वो भाग गए, और अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जितना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा कि 3 व्यक्ति के बूते पर ये जितना असंभव है। इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। कस्बा यानी गांव में जो पुलिस थाना है उसी ओर गए और पुलिस वाले को बताना, कंप्लेन लिखवाना। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी, चंद थोड़े विश्वासी जो लोग हैं, महंत के भरोसेमंद साधु, सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरियर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। उसे बंदी बना लिया था, बांध दिया था, और जो सादा कागज है उसमें थोड़ा कुछ लिखा हुआ था। जबरदस्ती हरियर काका का अंगूठा ले रहे थे, लेकिन जमीन उसके नाम कर दे। तब हरियर काका को महंत के इसी व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए। यानी अब इससे पहले जो हरियर काका के मन में महंत के प्रति जो मान था, सम्मान था, अब वो एक आदर्श व्यक्ति था। अब उसके स्थान पर उसका जो व्यवहार जैसा हुआ तो उसका जो आदर्श है, वो सम्मान था, वो आसमान से जमीन पर आ गिरा। यानी कि बिल्कुल उसने अपनी इज्जत गवा दी हरियर काका के सामने। और उन्होंने सपनों में भी, कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इसी रूप में भी आएंगे, इस प्रकार अपहरण करके जबरदस्ती करेंगे। जिस महंत को यह वो हमेशा यानी कि हरियर काका आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, सदा योग्य, सम्माननीय, वह महंत अब उन्हें घृणा, दुराचारी, बुरा कार्य करने वाला और पापी नजर आने लगा है, बुरा व्यक्ति नजर आने लगा है। अब वो उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते हैं, सूरत लसकला उसकी नजरों में गिर गए। महंत जी उसके पास रहना नहीं चाहते हैं। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र, एक स्वच्छ ने एक सच्चा और अच्छा लगने लगा था। यानी कि अब तुलना करने लगे कि हरियर काका तुलना करते हैं कि साधु ये ठाकुर बाड़ी के महंत से हमारे भाई अच्छे हैं, शुद्ध है, पवित्र है। और हरियर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, क्योंकि उसे अपने घर जाना था, बेचैन थे, व्याकुल थे। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे, उसे पकड़ लिया था, उसे वहां से जाने देते नहीं थे, उसे बांध देते हैं। और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, अभी भी लोग उसे पकड़ कर खड़े हैं। महंत जी समझा रहे हैं कि तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया गया है यार, क्योंकि तुम धर्म संकट में फंस गए थे ना, इसलिए तुम्हारी सहायता हमने की है और तुम अब आराम से जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर सकते हो। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, तुम अब ऐसा महसूस होगा कि हमने जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, यानी कि जमीन पाहियों को लिख दूं या ठाकुर बाड़ी को लिखूं, वो धर्म संकट था। उससे उबारने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। तो हमने तुम्हारी सहायता की है हरियर, तो जमीन तुम ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दो। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने
और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था। ये अंदर ठाकुरबाड़ी के अंदर उसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाने का प्रयत्न करते हैं, उसे समझा रहे हैं। तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंची। रात को ही गए थे, कंप्लेन लिखवाई और पुलिस वालों को साथ में लेकर ही ठाकुरबाड़ी पर आ पहुंची। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा पुलिस का पद और पुलिस के 8 जवान उतरे। तो 9 व्यक्ति और तीनों भाई 12 व्यक्ति वो जीप में आए हैं। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई। इंचार्ज पुलिस से जो पद पर अधिकारी है उसने आवाज़ लगाई, दस्तक दी, आवाज़ लगाना, खटखटाना, दस्तक देना, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया है, उसे घेर लिया है, चारों तरफ पुलिस वाले तैनात हो गए हैं। और ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते थे, पर पहले से हमने पता है कि ठाकुरबाड़ी का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है, तो 8-9 पुलिस वाले हैं वो काफ़ी नहीं है, इसलिए वो घेर लेने में असमर्थ है। लेकिन विशालकाय बड़ी ठाकुरबाड़ी को पुलिस की सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे, यानी कि जो संपूर्ण रूप से जो घेर सकते हैं उसमें वो सफल नहीं हो सके, मतलब पुलिस वाले कम पड़े। फिर भी कि जितना संभव हो सका, जहाँ जहाँ जरूरत है संभव हो सका, उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा अपने अपने स्थान पर अपना पोजीशन ले लिया, संभाल लिया और सुबह की प्रतीक्षा करने लगे हैं। राह देखते सुबह होते ही हम ठाकुरबाड़ी को हमला कर देंगे या तो उसे हरिहर काका को ढूंढेंगे। अब हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होगी, तो पता चल जाएगा पुलिस वाले को भी, आक्रमण करेगी और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा, रंगे हाथों पकड़ना ले सबूत के साथ पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर भी चालाक है, पहले से ही योजना बनाई थी, प्लान बनाया था, इसलिए उसने हमला नहीं किया। ठाकुरबाड़ी के अंदर से जो एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया, पत्थर, क्योंकि उसने प्लानिंग किया था, पुलिस के सामने उसका व्यवहार बुरा नहीं करना है। रोड़ा भी बाहर नहीं आया कि शायद पुलिस को जाते ही उन्होंने देख लिया था, पता ही था कि पुलिस वाले को बुलाएंगे, ये देख लिया था, इसलिए उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब सुबह होने में अभी कुछ देर थी, थोड़ा अंधेरा था, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तो साथ यानी चेतावनी दे रहे हैं पुलिस वाले, साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर, हवा में गोलीबार, हवा में फायर किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब अभी भी नहीं आ रहा था। वो भी बहुत ही चतुर थे। सुबह तड़के, जल्दी सुबह, एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। थोड़ा सा ही सूरज निकला, थोड़ा सा जो रोशनी आई, वृद्ध साधु आया, फाटक खोल दिया और उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक ही होगी, बड़ा बूढ़ा है। वो लाठी के सहारे कांपना घुसते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा कि कहाँ है वो साधु, हरिहर काका, महंत, पुजारी। लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं है, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। तब पुलिस इंचार्ज ने कई बार उसे पूछा, डांट भी लगाई, गुस्सा भी किया, धमकियां भी दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं है। देखो कि वृद्ध पुरुष भी इतना मक्कम है कि दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि कोई भी अपनी जबान नहीं खोलेंगे। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का अक्सर सहारा लेते हैं, अगर जवान हो, युवा हो, लेकिन यहां पर वृद्ध साधु है, तो वृद्ध साधु के साथ इस प्रकार व्यवहार कैसे हम कर सकते हैं, वृद्ध को कैसे मार सकते हैं? तो यहां पर यह असंभव हुआ। मतलब कोई भी व्यक्ति जब जवाब नहीं देता है, कुछ प्रश्नों नहीं का उत्तर नहीं देते हैं, कुछ बताने से इनकार करते हैं, तब पुलिस वाले मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, यानी बात निकल लाते हैं। लेकिन
उस साधु की वही आयु उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जान पड़ा। ये तो गलत होगा, क्योंकि जो उसका नीचे अर्थ दिया गया है महटिया का टाल जाना, नजरअंदाज करना। तो इस प्रकार यहाँ पर पुलिस वाले ने छोड़ा। अब पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में, लीडरशिप में, पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे हैं। मतलब तलाशी, खोजना, ढूंढना कि हर एक कमरे में ठाकुर बाड़ी में तलाशना है जिसमें हरि काका को रखा गया है, ढूंढते हैं। लेकिन न तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में, मतलब ऊपर वाले कमरे में। 2 मंजिला वाला जो ठाकुर बाड़ी है, ऊपर और नीचे सभी कमरा की तलाशी ले ली, लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। न हरि काका मिले, न कोई साधु संत थे। तो तब पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, ढूंढना, छानबीन करना, लेकिन उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। सिर्फ अकेले एक ही साधु मिला, तो बाकी गए कहाँ? अब ये प्रश्न है। तब हरि काका के भाई चिंता, क्योंकि स्वाभाविक के कहाँ गए सभी, परेशानी और दुखद आश्चर्य, अचरज है कि शाम को समय थे, सब साधु थे, महंत थे, हमला भी किया था, तो ये चले कहाँ गए? ऐसे आश्चर्य से गिर गए। और ठाकुर बाड़ी के महंत और साधु संत हरि काका को लेकर कहाँ भाग गए? ऐसे तरह तरह के मन में प्रश्न होने लगे। अब क्या होगा? काफी पैसे खर्च पुलिस को लाए हम, इनकी जो कंप्लेंट लिखवाई है पुलिस को, ये लाने में जो पैसे का खर्चा भी हुआ है। और पुलिस के साथ आने के बाद वो अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। अब क्या करेंगे ठाकुर बाड़ी के महंत, अब तो हमें सुपुर्द करना ही पड़ेगा। लेकिन जो हुआ उसका उल्टा हुआ। उन्हें लग रहा था कि जब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तो साधु संतों को जेल भेज देंगे, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, यानी कि साधु संत जेल में भी नहीं गए और न हरि काका को हम घर ले जा सके। तो बहुत दुखी हो गए, पैसे का खर्चा भी हुआ है। अब ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे, मतलब जितने भी कमरे खुले थे ऊपर और नीचे, उनकी तलाशी तो पहले ही ली गई थी। अब बाद में जिन कमरों की चिटकिया, स्टॉपर, साकर बंद थी, उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था, यानी कि जितने भी कमरे थे उस सब देख लिया। एक कमरा बाकी था देखना, मतलब वो बंद था। जैसे हमारे घरों में कोठा रूम होता है, तो बड़ा सा ताला लटक रहा था। अब पुलिस और हरि काका के भाई सब वही इकट्ठा हो गए। उस कमरे की कुंजी चाबी की मांग की वृद्ध पुरुष से, उस साधु से। तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं है, अभी भी मक्कम है कि चाबी भी देने के लिए तैयार नहीं है। जब पूछने पर उसे पूछा गया कि कहाँ है, इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया अनाज है। मतलब जैसे भंडार रखते हैं, हमारे घरों में भी कोठा रूम होता है, तो ये भंडार है। अब पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच रही थी कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। सोच रहे क्या करना है, ताला तोड़ना है, तोड़कर देख ले या ऐसे छोड़ दे, कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया, हिलाना शुरू किया। कमरा अंदर से बंद था, अब बाहर ताला था, तो कमरा के अंदर जो हवा तो जा नहीं रही है। तब उसके जो किवाड़ है, दरवाजा हिलने लगा। पुलिस के जवान सावधान हो गए, अरे ये बंद कमरे का कमाड़ी से हिल कैसे रहा है? मतलब अंदर से जो हरि काका किवाड़ को हिला रहे थे, धक्का दे रहे थे। अब ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया, तो कमरे के भीतर अंदर हरिहर काका जिस स्थिति में, दशा में, परिस्थिति में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठना मुहावरा है। बहुत गुस्सा आना है, बहुत गुस्से हो गए। उस वक्त अगर महंत या उस समय सामने पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आते तो वे उसे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते, सीधा ही उस पर हमला कर देते। क्योंकि कि हरिहर काका को इस प्रकार बांधकर मार पीट कर वहां पर कैद कर लिया था, उसकी हालत बहुत ही बुरी कर दी थी। इस प्रकार की हालत में देखा गया। अब हरिहर काका के हाथ पांव तो बंधा हुआ है, बांध दिए गए थे,
उनके मुंह में भी कपड़ा ठूंसकर बांध दिया था ताकि वो आवाज न कर सके। और हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए, क्योंकि हाथ बांध दिया है, पैर बांध दिया है, तो लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजा पर धक्का लगाया ताकि दरवाजा हिले और बार बार को पता चले। फिर काका को बंधन मुक्त किया, उसे हाथ छोड़ दिया, मुंह छोड़ दिया, पैर को छोड़ दिया और मुंह से जो कपड़े निकाल दिए गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों, यानी जो कार्य अभी जो किया है अपहरण का, वो काली करतूतें, बुरे कर्मों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही सातिर है, खतरनाक है, उसने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और जमीन के लालच में उसने अपहरण किया था, तो ये पर्दा हटा दिया। वो साधु नहीं है, डाकू है, हत्यारे है, कसाई, मतलब मारने काटने वाला है, डाकू है, हत्यारे है। उन्हें इसी रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। जो ठाकुर बाड़ी में भी एक गुप्त दरवाजा है जो जिसे छुप कर भागने का एक रास्ता होता है, वहां से वो भाग गए हैं कि उन्हें कई सादे और लिखे हुए कागजों पर, यानी कि महंत ने बहुत सारे ऐसे कागज पर, सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन अंगूठे के निशान ले लिए हैं। इस प्रकार उसके बारे में बताया। अब हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। बयान दर्ज करना है कि नहीं, गवाही देते हैं जिस पर घटना घटी है, उसके साथ जो व्यवहार किया गया है, और पुलिस वाले अपने केस में लिखते हैं। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत, घृणा, क्योंकि अपहरण किया था तो नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी, उसके प्रति तिरस्कार का भाव व्यक्त हो रहा था। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा आज, जिसने महंत के खिलाफ कहा है जितना ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधु के बारे में आज कहा। बहुत ही बुरा कहा है, बहुत ही खतरनाक वे लोग हैं, डाकू है, हत्यारे हैं और कसाई लोग हैं। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे हैं। फिर से वापस घर उसे लेकर आए। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, अब उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, अगर बाहर रहेगी तो फिर से हमला कर ले जाएगी। अब घर के अंदर रखा गया है, हरिहर काका को घर में ही अंदर रखते हैं, बाहर नहीं। जिस प्रकार किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजो कर, संभाल कर, छिपा कर, यानी जो वस्तु गहना है तो हम कबाड़ में रखते हैं, छिपा कर रखते, उसी प्रकार ही मकान के अंदर ही उसका कमरा बना दिया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी सुरमा, बहादुर, यानी कि जितने भी उसके समाज में संबंधी लोग हैं, उसमें सुरमा है, बहादुर है, वो लोग उसकी रक्षा के लिए यहाँ हरिहर काका के भाइयों के साथ रहने लगे हैं। सबको बुला लिया गया था और हरिहर साथ में हथियार भी जुटा लिए गए थे कि कभी भी ऐसा आक्रमण हो तो हथियार सामने हो, साथ में हो, तो उसका हम हमले का जवाब दे सकते हैं, सामना कर सकते हैं। 24 घंटे पहरे दिए, पहरे रक्षा करना है, चौकीदारी करना, जाने लगे थे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते, आवश्यक कार्यवश यानी कि जरूरी काम हो, काका गांव में जाते हैं, तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लेस, मतलब सज, हाथ में हथियार को लेकर हरिहर काका के आगे पीछे, जैसे कोई राजा निकलते हैं, आगे सैनिक होते हैं, पीछे सैनिक होते हैं, उसी प्रकार की उसकी पहरेदारी तब होने लगी है। उनके आगे पीछे चलते रहते हैं और रात में चारों तरफ से घेर कर सोते हैं। बीच में हरिहर काका और चारों ओर उसके भाइयों सोते हैं या तो संबंधी सोते हैं। भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी, ड्यूटी करना यानी कि शाम को तुम्हें रहना है, रात दिन में मैं रहूँ, ड्यूटी बांट ली थी। और आधे लोग सोते थे तो आधे लोग जाग कर पहरा देते थे। तो जितने भी लोग थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उसमें से 2 हिस्सों में बांट लिया है और 2 पारी में डिवाइड कर दिया है। और तब इधर ठाकुर बाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से खूंखार लोग ठाकुर बाड़ी में आने गए थे। दोनों ओर में जो बहादुर लोग थे वो अब वहां आने लगे। उन्हें देखकर ही डर लगता था कि गांव के लोगों ने तो ठाकुर बाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि खूंखार
जैसे डर लगे ऐसे लोग वहाँ जमा हो गए थे। इसलिए कई लोग ऐसे जब डर लगने लगा है, खामोखा क्यों झगड़ा मोड़ ले हम, तो गांव के लोग बंद हो गए हैं। और हरियर काका को लेकर गांव में प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बढ़ गया था, 2 वर्ग इसलिए बांट दिया गया है। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त हो रही। 2 पक्ष, एक हरियर काका का पक्ष, दूसरा है ठाकुर बारी का पक्ष। अब प्रतिक्रिया है कि दोनों ओर से अपने अपने विचार व्यक्त होने लगे हैं कि जमीन किसको देनी चाहिए। और अब हरियर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। समझ गए थे कि दोनों ये सभी स्वार्थ के लिए हो रहा है। वो महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उनकी वजह उन लोगों को साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उसकी जमीन, उसकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। यानी भाई भी मेरी सेवा कर रहे हैं तो उसका स्वार्थ है जमीन। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है? जिसके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो हरियर काका को अब सब नजर आने लगा था, मतलब सब समझ गए थे। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर भी की सच्चाई भी वही थी। अब वो जान गए थे कि ठाकुर बारी के नाम पर वो अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है, इन्हें खा पी कर मौज से आराम से रहते हैं। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं है, वो भी स्वार्थी है। बस खाना पीना मिल जाए, आराम से रह सके, बाकी तो धर्म और परमार्थ मतलब सेवा करना दूसरों की, उसे कोई लेना देना नहीं है। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया था। साधु के बाने में, आड़ में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी साधु संत के जो सेवक है, लोभी है, लालची है और कुकर्मी है, बुरा कर्म करने वाले हैं। छल, कपट, बल, ताकत, कल, समय, किसी भी तरह वो धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए, मतलब ये साधु संत चाहे छल का उपयोग करे, चाहे बल का उपयोग करे, चाहे कोई समय का उपयोग करके भी किसी भी प्रकार से वो धन प्राप्त करना चाहते हैं और बिना परिश्रम करके ही वो आराम से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो अपने घृणित इरादों, यानी कि ये बुरा घृणास्पद इरादा है, उसका इच्छा है को छिपाने के लिए ठाकुर बारी को उन्होंने माध्यम बनाया है, यानी धर्म का माध्यम बनाया है। क्योंकि धर्म में कोई भी व्यक्ति है वो शंका नहीं करता है। एक ऐसा माध्यम तो जिस पर हम अविश्वास न किया जा सके, मतलब सबको उस पर विश्वास होता है, हम चाहते हुए भी अविश्वास नहीं कर सकते। इसलिए हरियर काका ने मन ही मन तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास फटकने, इनके पास नजदीक आने भी नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी कभी नहीं लिखेंगे। अब तक वो जो हुआ है उसे वो समझ गए, वो किसी को जमीन नहीं देने का निश्चय किया है, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएगी। यानी कि जिसे दूध में मक्खी गिरती है, हाथ से उंगली से हम मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार हरियर काका की भी हालत ऐसी हो सकती है। मेरी जमीन भी हड़प कर वो लोग मुझे भी बाहर फेंक देंगे, मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा। लोग निकाल कर जैसे फेंक देते हैं, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। फिर बुढ़ापे का जो दुख बिताए नहीं बीतेगा। स्वाभाविक है कि बुढ़ापा हो और जब कोई सहारा ना हो और उस समय काटना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो तीसरा भाग हम पूरा करते हैं, तो सभी भाग व्यवस्थित पढ़कर उसके जो बाद में क्वेश्चन आता है वो भी आपको लिखना शुरू करना है।